सेक्रेटरी हैं शोएब अहमद साहब और भी जितने अरकान हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, ट्रेजरर वगैरह, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उनसे ज़्यादा वो लोग जो किसी ओहदे पर नहीं हैं, आप लोगों का ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। कराची प्रेस क्लब मेरा पुराना घर है। मैं इस प्रेस क्लब का मेंबर रहा हूँ, कमेटी का मेंबर रहा हूँ। लेकिन कराची प्रेस क्लब की जो हैसियत है तारीख़ी, इस मुल्क की तारीख़ में, इस मुल्क की सियासत में, ये क्लब पाकिस्तान की जो जमहूरियत का जो इर्तिका है उसका एक अहम मोर्चा रहा है। पाकिस्तान में फ़िक्र की आज़ादी हो, इल्म व दानिश की आज़ादी हो और अवाम का हक़ हुक्मरानी, उस हवाले से जो किरदार कराची प्रेस क्लब ने अदा किया है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो तवील तरीन जो मार्शल लॉ का जो दौर है वो भी देखा है। उस वक्त भी इस जगह से फ़िक्र की आज़ादी, जमहूरियत की आज़ादी के लिए सबसे तवाना आवाज़ उभरी है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि आज भी पाकिस्तान के जितने भी मेहनत कश हैं, मज़लूम अवाम हैं, वो लोग जो महरूम हैं, जिनके साथ ज़्यादती होती है, तो वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कराची प्रेस क्लब में आते हैं। इस हवाले से भी कराची प्रेस क्लब की एक तारीख़ी अहमियत है कि मुल्क में इलेक्शन हों या ना हो, कराची प्रेस क्लब में हमेशा इलेक्शंस होते हैं। तो जो जमहूरियत का जो अलम है वो कराची प्रेस क्लब ने हमेशा बुलंद रखा है। दोस्तों के साथ काफ़ी तफसील से बात हुई है। जो मसाइल हैं, चाहे वो अखबारी मुलाजमीन के हों, चाहे इस तरह के मामलात हों कि अचानक आपकी मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो गई है, आपके जो घर वाले हैं उनका जो रिज़्क है वो उनसे छीन लिया जाए, लेकिन सरकारी इश्तिहार जो है वो फिर भी आप उन सेठों को मिल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादती वाली बात है और ये दुरुस्त है कि हम महदूद मुद्दत की और महदूद अख्तियार की हुकूमत हैं, लेकिन हम हुकूमत हैं और कानूनी और आइनी हुकूमत हैं। हम किसी ट्रक पर बैठकर इक़्तिदार में नहीं पहुँचे। इस मुल्क के आइन के तहत, आर्टिकल 224 के तहत हम एक कानूनी हुकूमत हैं और हमारा एक अख्तियार है। तो ये नहीं होगा कि हमारे दौर में आप लोगों के साथ ज़्यादती हो और हम जो है वो खामोश रहें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वैसे तो इन दोस्तों के साथ मुसलसल मैं राब्ते में रहता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मसाइल मेरे सामने लाए गए हैं, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर साहब जो है आसिम साहब, वो मेरे साथ हैं, मैं इसलिए उनको यहाँ लेकर आया हूँ, मेरा स्टाफ मेरे साथ मौजूद है। तो हम उन तमाम चीज़ों पर पूरी तरह से आपके साथ खड़े होंगे। जो कुछ मुमकिन है वो हम करेंगे। ज़ाहिर है हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते, हमारे पास पार्लियामेंट जो है इस वक्त पूरी तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कम से कम जिसको वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो चीज़ें फौरी तौर पर की जा सकती हैं। तो उसके लिए हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि मुंतखब हुकूमत आएगी और वो फिर जो है वो इनकलाब लाएगी। वो ज़रूर लाएँ, लेकिन जो कुछ हमारे बस में है वो हमने करना है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। इलेक्शन कमीशन ने अभी ऐलान तो कर दिया कल जनवरी का डेडलाइन तो दे दी है, लेकिन अभी भी एक उलझन है कि इलेक्शन कब होंगे, उनका शेड्यूल क्या होगा, उसकी तारीख क्या होगी। 90 दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन आया जनवरी में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आप क्या कहेंगे? उलझन कुछ लोगों के जहनों में है और वो जायज़ तौर पर है माजी के तजर्बात की वजह से। इस मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात का वादा करके 11 साल गुजार के लोग गए हैं, ये आपके इल्म में होंगे। तो इसलिए वो जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो मुझे समझ आती है।
लेकिन कुछ लोगों का कारोबार है उलझने पैदा करना और उलझने बढ़ाना। मेरे जहन में और हमारी हुकूमत के जहन में किसी किस्म की उलझन नहीं है। परसों जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि निगरान वफाकी काबीना के तमाम अरकान मुझ समेत बहुत खुश हैं कि हम जल्द ही ये एक आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करके अपना कोई जो असल काम है वो जाकर करेंगे। तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। हम हर रोज़ कहते हैं, आज भी मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक बाअख्तियार आइनी इदारा है, वाहिद इदारा है जिसके पास अख्तियार भी है और ज़िम्मेदारी भी है कि इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएं और उनकी हर मदद, उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, मीडिया के हवाले से हैं, वो हम तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। और इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। जो घोड़े हैं वो उन्होंने खुद ही अपनी दौड़ लगानी है। जो आगे जाएगा, अवाम जिन पर एतमाद करेंगे, उनका हक है। ये इस मुल्क के आइन के दिबाचे में, प्रीएम्बल में लिखा है कि ये मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो वो मंजिल दूर नहीं है। अब क्योंकि 27 सितंबर को एक इब्तदाई जो हल्का बंदियों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। 30 नवंबर आखिरी दिन है हल्का बंदियों के मुकम्मल होने का। तो मुझे यकीन है कि जल्द ही जो हतमी तारीख़ है वो भी दे दी जाएगी। लेकिन अब आपको नज़र आ गया है कि जी चांद कब निकलेगा। आप शायद खुश नसीब लोगों में से हैं जो कि वफाकी वजीर भी हैं, लेकिन एक जानिबदार हुकूमत का हिस्सा है, किसी भी जानिबदार हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आज़म है, उनकी आमद की बातें हो रही हैं। वजीर आज़म साबिक जो थे वो जेल से लंदन गए थे, और क्या अब वो जब वापस आएंगे तो क्या एयरपोर्ट से घर जाएंगे या उसी तरह उसे ट्रीट किया जाएगा जिस तरह कानून और आइन कहता है, या जहां से बात खत्म हुई थी वहां से शुरू होगी या स्पेशल ट्रीटमेंट होगी? मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। मुझे नहीं मालूम कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उससे पहले वो कोई हिफाजती ज़मानत लेंगे नहीं लेंगे। मेरे इल्म में नहीं है कि वो किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या वो जो उनकी सज़ा है उसकी मअतली के लिए कोई दरख्वास्त देंगे? मुझे नहीं मालूम कि अदालत क्या फ़ैसला करेगी। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब निगरान हुकूमत ने नहीं देना, जिसका जवाब या उन्होंने ख़ुद देना है या जो इस मुल्क का जो आइनी और कानूनी निज़ाम है उन्होंने देना है। तो उस पर मैं मज़ीद क्या सारा नहीं करवा। मुझे यकीन है कि आपके इल्म में होगा कि 18वीं तरमीम कब मंजूर हुई थी। उस तरमीम के मंजूर होने के 3 साल बाद भी एक हुकूमत कायम थी जिसने 18वीं तरमीम करवाई थी। ये मेरे इल्म में है कि कोई 15 वजारतें और डिवीज़न सूबों को मुंतकिल की गई। लेकिन मेरे इल्म में ये भी है कि नए फैंसी नामों के साथ नई वजारतें और डिवीज़न्स कायम की गई। ये 2010 से मामला चल रहा है, इसको 13 साल हो गए। इसका जवाब बेहतर होगा जो उस वक्त की हुकूमत थी और जो बाद में हुकूमतें आईं वो इसका जवाब दें। ये तरमीम न निगरान हुकूमत ने की थी, न ये सूबों की जो
डिवोल्यूशन हुई और नए नाम बनाए वो न निगरान हुकूमत ने बनाए। बेहतर होगा कि गोइंग फॉरवर्ड जब इलेक्शन की मुहिम चलती है तो जिस तरह से आपने हिम्मत करके ये सवाल मुझसे पूछा है, हिम्मत करके उन तमाम सियासी कायदीन से पूछें कि ये आपने क्या किया। इधर एक भाई एक खातून है, हाँ, इनसे उनको करवा लें। बात करने दें। एक सेकंड जी खातून। बच्चे, अगर निगरान हुकूमत के पास ऐसा कोई निज़ाम होता कि वो तेल की पैदावार अचानक बढ़ा दे तो शायद तेल सस्ता करने में मैं कोई किरदार अदा कर सकता था। आपके इल्म में है कि ज़्यादातर तेल जो है वो हम दरामद करते हैं और जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो तेल की कीमत है और जितने रुपए का हम डॉलर ख़रीदते हैं, जिसकी अदायगी हम डॉलर में करते हैं, ये दो बड़े अवामिल हैं जो कि तय करते हैं तेल की मसनूआत की कीमतें। लेकिन आज सुबह उठकर जो मैंने ख़बर पढ़ी है वो एक अगर दुरुस्त ख़बर है तो वो एक अच्छी ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि हमारी हुकूमत ने सिर्फ़ इंतज़ामी इक़दामात से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है 30-35 रुपए, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए देकर जो है वो पेट्रोल ख़रीदेंगे और जो अगली बारी जो ऐलान होगा उसमें काफ़ी इम्कानात हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम आएंगी। लेकिन उसमें हमारा कमाल नहीं होगा। कमाल जो है वो यही होगा कि क्योंकि डॉलर की कीमत नीचे आई है तो उसका कुछ फ़ायदा लोगों को मिलेगा। भाई मेरे ख्याल में 1 बाय 1 एक नहीं ऐसा है कि इस्लामाबाद में तो ये सवाल करने का जो निज़ाम है हमने तब्दील कर लिया है। आपके इल्म में है कि वहाँ जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़े होते हैं तो तमाम लोगों से कहते हैं भाई जिसने सवाल करना है ज़रा ये कागज़ पे अपने नाम लिख लें। फिर ये नहीं होता कि 50 लोग सवाल कर रहे हों और जिसकी आवाज़ ज़्यादा भारी हो और थिएटर का जिसको ज़्यादा तजुर्बा हो उसका सवाल सुना जाए। नहीं 1 बाय 1 हमारा 1 बाय 1 मेरा नाम मुख्तार अहमद भाईजी है, रोज़नामा और साथ में होता था और मैंने खुदकशी का ऐलान किया था मालकान के विरोध में। मैं सिर्फ आपसे छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये मालकान कर रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े असासादात बना रखे हैं, क्या निगरान हुकूमत उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी? जो इदारे, जो अखबार सरकार से इश्तहार लेगा और मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देगा उनको सरकारी इश्तहार नहीं मिलेंगे। ये मैं बहुत वजाहत के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, जल्दी कर लें जल्दी। बस हो गया ना, अभी नहीं हो गया सवाल है। बस 2-3 और ले लें। जी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपके इल्म में है कि जो मुल्क की जो बुनियादी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो टैक्स के निज़ाम की हो, चाहे टैक्स इवेजन की हो, वो निगरान हुकूमत नहीं बनाती। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कुछ मुमकिन है हम करेंगे। आप ये देखें, आज की खबर है कि सिर्फ जो बिजली की चोरी है उस पर जो क्रैकडाउन हुआ है उसमें जो अदायगियाँ की हैं वो तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब है। ये आपका पैसा है। जब चोरी होती है तो आपका बिल महंगा होता है। जब चोरी होती है तो जिस इलाके से लोग ज़्यादा 100% बिल देते हैं उन पर और मज़ीद बोझ पड़ता है, क्योंकि कुछ इलाकों से लोग चोरी करते हैं। तो ये एक बहुत ही एक गलत किस्म का निज़ाम है, ये तब्दील होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके भाई और साथी की हैसियत से, क्योंकि मैंने आपके साथ ही यहाँ से शुरुआत की है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ जानते हैं कि मेरे वालिद के पास कोई 1 एकड़ ज़मीन का नहीं था, तो मैं अपना फल फ्रूट अनाज घर की चीज़ें खुद ख़रीदता हूँ। तो मुझे एहसास है कि गरीब लोगों की ज़िंदगी कैसी। तो आप यकीन रखें कि जो कुछ मुमकिन है वो हम करेंगे। सही, शुक्रिया सर। दो चीज़ें पूछनी है, बल्कि समझनी है आपसे। एक तो ये है कि
अच्छा ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, बट नथिंग। आप हमें कैसे यकीन कर देंगे कि ये आप करके जाएंगे? ये है कि 2 आर्टिकल ने आइन में ये 3 माह के अंदर इलेक्शन होना है, और दूसरा है कि आपने जब सेंसस हो जाए तो उसके बाद आपने लिमिटेशन करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। आप इनमें से अगर आप 4 महीने चले जाते हैं तो इनमें से किस आर्टिकल को आप बोतल करके आगे जाएंगे? देखिए, आइन 280 आर्टिकल्स का मजमूआ है, उसमें सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, और मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और 218(3) के तहत इस मुल्क के अंदर मुनसिफाना, आज़ादाना, शफाफ, गैर जानबदाराना इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी एक आइनी इदारे के पास है, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर कोई आदमी, कोई ग्रोह, कोई फ़र्द समझता है कि इलेक्शन कमीशन गैर आइनी तौर पर कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए अवामी अदालत भी खुली है, आपकी अदालत भी खुली है, और कानून की अदालत भी खुली है। जी मेरा क्या होगा सर, एक सवाल है आखिरी। देखें, जो वहम है ना, उसका इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। मैं तो आपको अपने अल्फाज से ही यकीन दिला सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्शन है वो ज़्यादा बोलेगा, इसलिए मैं अगर कम बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर। सर एक आखिरी इंटरनेशनल करेंसी के हवाले से मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि डॉलर और दूसरी जो करेंसी गिर गई है, रेट भी आते हैं कि गिरे रहे, लेकिन मार्केट का ये हाल है कि वो अपनी कीमत में बेच रहे होते हैं, जिनमें 10 रुपये 12 रुपये इजाफी। तो जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिन्हें फीसें देनी है, जिन्हें उनके खर्चे भेजने, तो वो बड़ी मुश्किल में है। तो क्या कोई ऐसा इंतज़ाम हो सकता है जैसे नेशनल बैंक है, दूसरा बैंक है, कि उनके पास इंटरनेशनल करेंसी तो खास 2 करेंसियाँ हैं, एक डॉलर एक यूरो, जो इस्तेमाल होती है खासतौर से यूरोप और ये इधर। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा बैंक उसकी जिम्मेदारी ले कि जो असल देन है उस पर वो प्रोवाइड करे, वीज़े पे, बच्चों के उनके पासपोर्ट पे। ये बड़ा इशू हुआ है 8-10 सालों से, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पढ़ के निकल गए या सेकंड जो जा रहे हैं, वो बड़े अजाब में हैं पेरेंट्स। आपकी जो तजवीज़ है वो मैंने भी नोट कर लिया है, और मेरे स्टाफ ने भी। मेरी एक बहन है, जैसे आप मेरी बहन है, इस तरह से एक बहन है, उनका नाम, उनको भी मैं अदी कहता हूँ, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा। तो मैं उनके गोशगुजार करता हूँ और कोशिश करते हैं कि इसका कोई हल निकले। चलिए, शुक्रिया। ये एक इनका ये लियाकत भाई, दो बस ये कर लीजिए। ये पहले से आजकल मियां नवाज शरीफ जो है वो बाजवा और फैज़ हमीद को जो है कटहरे में लाने की बातें कर रहे हैं। क्या निगरान हुकूमत जो है वो उन लोगों को लाएगी जो 2018 में जिन्होंने मुल्क के साथ जो डिफॉल्ट किया है, उनको कटहरे में लाएगी ये निगरान गवर्नमेंट? देखें, हम वही कुछ कर सकते हैं जिसकी आइन और कानून हमें इजाज़त देगा। हम एहतसाब के एजेंडे पर नहीं आए, क्योंकि जो माजी के तजुर्बात हैं, अभी बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जी हम कैसे इकबाल कर लें। एक दोस्त कह रहे थे कि लोगों के जहनों में उलझने हैं, तो हम उलझने बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक महदूद एक अख्तियार है और महदूद मुद्दत है, तो हम इन झगड़ों में नहीं पड़ते। ये सियासी जमातें खुद एक दूसरे से इस मामले को देखें कि उन्होंने क्या करना है। हम फोकस्ड हैं अपने काम पे कि हमने जो मुल्क की जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम लाना है। जो अहम जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे किए हुए हैं, जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट है IMF से, वो आगे पीछे ना हो, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ न जाए, और दर्जा हरारत को कम करें। आपने देखा होगा कि 17 अगस्त जिस दिन से मैंने हल्फ उठाया है, माजी में मैंने कुछ भी कहा हो, उस दिन से मेरे मुंह से किसी सियासी जमात या किसी सियासी कायद के ख़िलाफ़ कोई मनफी बात आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये मेरे हल्फ का तकाजा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जिस चीज़ का हमने हल्फ उठाया है उसकी पासदारी करें। हमें 2 सवाल एक साथ ही ले लीजिएगा ना, इनके बाद आप भी दे दें ताकि एक साथ हो जाए। बस ये 2 सवाल मिला रहे हैं, फिर ऐड यही थे सारे सवाल। तो
آپ بہت پہلیاں بجھا رہے ہیں. آپ خود بھی نام نہیں لے رہے. آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, ان کے نام پر کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان کی تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع فراہم کیے جائیں. شکریہ.